हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है और हमें उत्साह मिल रहा है कि आप सभी लोग बहुत ही मन के साथ वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को देखें और इससे जो भी आप सीखें उसका अच्छा खासा नोट्स भी बना लें। जो पॉइंट ऐसे हैं आप क्लासरूम में कभी नहीं पढ़े हैं, आप उन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान दें ताकि आप उन पॉइंट को भी समझ सकें। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था मैट्रिसेस पे, जो मैट्रिसेस का पहला लेक्चर था। मेरा ध्येय यह था कि आप सभी लोग मैट्रिसेस को एक बार रिवाइज कर लें। कल हमने जो भी आपको पढ़ाया वो एक तरह से मान के चलिए वो इंटरमीडिएट लेवल की ही चीज़ थी, लेकिन वहाँ से तमाम सारे प्रश्न बनेंगे, इसीलिए हमने कल आपको एक बार हर एक टाइप के मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। आज हम मैट्रिसेस पर एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और कुछ क्या सार ट्रिक होगा कि हम ऑप्शन देख करके कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे पूरी डिटेल में। देखिए, पूरा का पूरा मैट्रिसेस पर जब हम एमसीक्यू की बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक टर्म आता आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और आपको मालूम है कि इस पे प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। तो पहले तो हम आपको एक छोटा सा थ्योरी का क्लास, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, पहले हम एक क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस क्लास में हम बहुत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, बस हम उन पॉइंट पर आएंगे या उन पॉइंट पर हम अपना एक जो है ग्लैंस देंगे जो पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप एक शॉर्ट नोट टाइप का भी बनाते मेरे साथ चलते रहिएगा। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो तो उस मैट्रिक्स का हम लोग आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। हम आपको एक बार बता दें कि आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही नाम है। आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की हो या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू किसी मैट्रिक्स की हो, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। मतलब एग्जाम में चाहे आपसे आइगन वैल्यू पूछे चाहे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पूछे, किसी मैट्रिक्स के लिए दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे हम आपको पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x3 का मान लीजिए कोई जनरल सा मैट्रिक्स दे दिया। अभी हम 2x2 पे भी बताएंगे। देखिए, एग्जाम में जब भी पूछेगा आइगन वैल्यू ना, तो 3x3 से ज़्यादा बड़ी मैट्रिसेस का पूछेगा नहीं, क्योंकि तब उसमें आपका गुणा भाग थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है, आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू निकालना है। कुछ लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिखा है ना, कुछ लोग, कुछ बुक वाले इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के प्लेस पर कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक रूट भी लिखा रहे तो भी समझ जाइएगा कि यह आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू की ही चर्चा कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो सपोज कर लिया कि ये आपका कोई एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का। अब देखिए हम लोग कैसे इसका आइगन वैल्यू निकालते हैं। कह रहे हैं हम कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का, वो कह रहा है कि निकाला जाता है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करके। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्चुअली अभी हम आपको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, जब इक्वेशन टूटेगा तो लेमडा में एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और पॉलिनोमियल या तो 2 डिग्री का बनेगा, या तो 3 डिग्री का बनेगा, या तो 4 डिग्री पे बनेगा। मतलब इसको जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तोड़ के, तो आपको एक पॉलिनोमियल बनेगा। आपको हम सटीक रूप से बताएं तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल बनेगा वो लेमडा में 3 पावर का बनेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब चर्चा कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को 3x3 का लेके चल रहे हैं। तो जितने की मैट्रिक्स रहेगी, जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली, तो उतने ही पावर में लेमडा में एक पॉलिनोमियल बनेगा। और आपको मालूम है कि जितने पावर में लेमडा में पॉलिनोमियल मिलेगा, लेमडा की एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू आएगी, है ना। तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहेंगे। अब हम आपको पहले ये समझाएं कि ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसका मीनिंग हम पहले बताते हैं कि a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 लिखा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाए हैं। पहले हम क्या किए हैं कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ना, a माइनस लेमडा आई,
ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो कैपिटल आई लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर ए 3x3 का मैट्रिक्स दिया रहेगा एग्जाम में तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उतने क्रॉस उतने का ही लेना होगा, अर्थात 3x3 का ही लेना होगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स तभी माइनस की जा सकती है जब इसका आर्डर एग्जैक्टली उतना ही हो जितना कि इसका आर्डर हो। समझ गए? तो पहले आप ए माइनस लेमडा आई निकालिएगा, फिर बाद में अपना डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल देंगे। तो देखो ए माइनस लेमडा आई निकाला। अच्छा, ए का मतलब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, माइनस लेमडा लिख दिया, और आई का मतलब आप सभी लोग पहचानते हैं और जानते हैं कि 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जब लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा सारे के सारे नंबर में होगा मल्टीप्लाई, तो अगला स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, जब लेमडा सब में होगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस लेमडा आएगा, यहाँ पे लेमडा आएगा। अच्छा, इस वाले मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है तो A11 में से लेमडा चला जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, लेमडा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0 होगा तो A12 में से 0 जाए, A12 ही बचेगा। तो इस तरह से हमने इस वाले मैट्रिक्स में से इस पूरे वाले मैट्रिक्स को क्या कर लिया? माइनस कर लिया। आप एक खास बात देख रहे हैं कि जब A माइनस लेमडा आई को कैलकुलेट किया गया है, अब बार बार आप मत करिएगा, तो देख रहे होंगे कि कैलकुलेट करते समय जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके डायगोनल के ही एंट्री पर बस केवल माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा हुआ है। बाकी की जो सारी एंट्रीज हैं यह यथावत बनी हुई हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के लिए आप ये माइनस लेमडा आई निकालिएगा तो बस केवल क्या करिएगा कि डायगोनल में से आप माइनस लेमडा कर दीजिएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई भी मैट्रिक्स दी रहेगी आप इतना स्टेप तो तुरंत पहले बार में ही पहुँचा देंगे। ये माइनस लेमडा आई निकालेंगे और क्या करेंगे, डायगोनल में जो भी एंट्री लिखी रहेगी उसमें से माइनस लेमडा कर देंगे, बाकी की एंट्री को वैसे ही लिखेंगे। ठीक। अच्छा, अपना लक्ष्य क्या है? हमको ये माइनस लेमडा आई निकल गया, जो निकल गया इसका डिटर्मिनेंट निकाल के किसके बराबर पुट कर दिया जाए? 0 के। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या पुट कर दिया जाए? 0 के। तो देखिए हमने क्या किया कि ये जो डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स आया था उसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर पुट कर दिया? 0 के बराबर पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट को तोड़ना आप लोग हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में सीखे हैं, आप किसी भी रो के अलांग किसी भी कॉलम के अलांग तोड़ सकते हैं, सबका आंसर सेम आएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे आप कॉपी पे तोड़ के देख सकते हैं, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो, और विश्वास है तो आगे बढ़िए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो एक्चुअली देखिए, तोड़ने पर एक ऐसे लाइन टू लाइन लेमडा में 3 पावर का एक पॉलिनोमियल मिलेगा आपको, है ना। मतलब जब अगर कोई आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत तोड़ेंगे तो आपको पहले लेमडा के पावर 3 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद समथिंग यहाँ पर लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, फिर इसके बाद प्लस के बाद समथिंग यहाँ पर आएगा, फिर आपको लेमडा का कोफिशिएंट मिलेगा और फिर आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगा इसी में से, और इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन आएगा। तो लेमडा में कितने पावर का इक्वेशन आएगा? 3 पावर का। ये जितने क्रॉस जितने का यहाँ पर डिटर्मिनेंट रहेगा लेमडा में उतने ही पावर का इक्वेशन आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की कितनी वैल्यू आएगी? क्योंकि 3 पावर का है तो अकॉर्डिंग टू दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इट है एग्जैक्टली 3 रूट्स। 3 रूट इसके होंगे, इसके जो 3 रूट आएंगे वही तीनों दिए गए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट कहे जाते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहे जाते हैं, या आइगन वैल्यू कहे जाते हैं। मतलब बस करना क्या रहेगा आपको, एक लाइन में समझिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, एक लाइन में समझिए, कोई भी मैट्रिक्स दिया है। अब वर्किंग हम नेचर आपको बता रहे हैं। ये मैट्रिक्स दे दिया, डायरेक्ट क्या करो, ये जो डायगोनल एंट्री है ना, सब में से माइनस लेमडा करके इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या पुट कर दो? 0, जैसा यहाँ किया गया है। तो लेमडा में 3 पावर का इक्वेशन आएगा, और 3 पावर का इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते ही हैं भाई। एक कोई रूट ढूंढ लेंगे, बाकी जो उसी से डिवाइड करके 2 पावर में इसको कम करके स्थिराचार्य अप्लाई कर देंगे, 3 रूट आ जाएगा, और जो रूट आएगा वही क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगा या आइगन वैल्यू होगा। देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है, ये आपका क्लासिकल मेथड है। अभी हम आपको जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो ऐसा भी तरीका बताएंगे कि बिना ये सब गुणा भाग किए आप डायरेक्ट बस केवल मैट्रिक्स देख करके ही सीधे ऑप्शन देख करके बता देंगे कि इसके 3 आइगन वैल्यू कौन कौन होंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको एक टेक्निक बताएंगे कि बिना इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग किए
लेमडा लिखे, समथिंग लिखे, सीधे आप बता देंगे कि 3 आइगन वैल्यू कौन कौन सी होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमने नीचे जो है लिखा है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब इसको जब सॉल्व करके इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं तो ऐसे लेमडा क्यूब में इस तरह से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है। ये जो इक्वेशन मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। बताओ अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितने डिग्री का होता, 2 डिग्री का। अगर 3x3 का है तो कितने डिग्री का होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 3 डिग्री का। तो अगर मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3 देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव डिग्री, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स रहेगा आप उतना ही टिक मार दीजिएगा। समझ गए बात ना। अच्छा, एक और खास बात आप देख रहे हो कि ये लेमडा में 3 पावर का आया है, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स थी तो लेमडा की 3 वैल्यू आई है, और लेमडा की हर वैल्यू को आइगन वैल्यू कहेंगे या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहेंगे या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहेंगे, सब एक ही बातें हैं, है ना। इसका मतलब जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स रहेगी उतने ही आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स के निकल के आएंगे। उतने ही आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स के निकल कर आएंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि आइगन वैल्यू 2x2 की मैट्रिसेस का हम कैसे कैलकुलेट करें। तो 2x2 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम उसकी आइगन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, मान लिया कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, सभी लोग पहचानते हैं, सभी लोग जानते हैं 2x2 का है। हमारा लक्ष्य क्या होगा, पहले हम a माइनस लेमडा आई कैलकुलेट करें। हालांकि आप लोग डायरेक्ट ट्रिक भी समझ गए हैं कि a माइनस लेमडा आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना। आपने a लिखा, माइनस लिखा, लेमडा यहाँ पर लिखा, और i का मतलब यहाँ पे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए लिया क्योंकि दिया हुआ मैट्रिक्स 2x2 का है। एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लिया, तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो नीचे वाली लाइन आ गई, है ना। हम तो कहते हैं कि सीधे माइनस लेमडा आई अब लिखना सीख ही गए हैं, बस केवल डायगोनल एंट्री में क्या करना होता है, माइनस लेमडा, देखिए वही तो बना है, तो आप एक लाइन में बना लीजिए। अच्छा, आप बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आप निकालेंगे। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका जो दिख रहा है a माइनस लेमडा आई, इसी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, यही ना आप करेंगे। इसी का जो डिटर्मिनेंट है उसी को आप 0 के इक्वल जो है पुट कर देंगे, यहाँ से आपका बनेगा तो चलिए देखिए इसके बाद तो आपने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। तो बताइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसी का डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है इसी को निकाल के 0 पुट कर देंगे। अच्छा, इसका जब डिटर्मिनेंट आप 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सोचिए। आप क्या कर रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसी को 0 पुट कर रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो लेमडा का लेमडा में मल्टीप्लाई होगा, लेमडा स्क्वायर आएगा ही, तो लेमडा स्क्वायर हमने पहले लिख दिया है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर एक जो है लेमडा और रहेगा, लेमडा यहाँ पे छोटा हुआ है, लेमडा का कोफिशिएंट एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, और इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। तो आपका यही जो इक्वेशन बनेगा इसी का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप देख रहे हो कि जब 2x2 की मैट्रिक्स थी तो सॉल्व करने पर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया वो इस तरह से आया। कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही पूछ सकता है कि दिए गए मैट्रिक्स का 4 ऑप्शन में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा a11 a22 सब वैल्यू, भाई अगर मैट्रिक्स दिया रहे तो ये सब मालूम रहेगा ना, एंट्री कोई ना कोई दिया ही रहेगा, बस इसी में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और बड़ा आसान है याद करना, हम आपको याद करा देते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स दी है तो सीधे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही याद कर लीजिए, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में आपको लिखना थोड़ी है, सीधे ऑप्शन मारना है। क्या लिखिए आप, देखिए कैसे याद करेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। पहला काम क्या करिए, आप लेमडा का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक, फिर माइनस लगाइए। अब इसके बाद क्या करिए कि जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स जो आपका ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स दिया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, डायगोनल वाले को, ठीक है, जोड़ के आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। आप जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया और इनटू क्या लिख दिया, लेमडा, फिर प्लस बनाया।
प्लस के बाद ए वाला टर्म आप कैसे याद करेंगे, एक्चुअली हम आपको दिखाते हैं टर्म है क्या। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 A22 माइनस A21 A12। तो एक्चुअली आप ध्यान से देखिए वो डिटर्मिनेंट ही लिखा है, ये जो वैल्यू है मैट्रिक्स का क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट लिखा है। और ये वाली वैल्यू क्या है, डायगोनल की एंट्री का सम है। हम आपको एक बात बताएं, इन दोनों का जो सम होता है डायगोनल की एंट्री को, इसको ट्रेस भी कहते हैं। तो आप चाहें ना तो इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और बढ़िया से ऐसे लिख दें कि ऐसे देखिए सीधे सीधे लैम्डा स्क्वायर माइनस जो मैट्रिक्स का ट्रेस है वो लिखा हुआ है ना, ट्रेस ऑफ ए लिखा है, टी आर का मतलब ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए लिखा है और इनटू क्या लिखा है लैम्डा, और प्लस के बाद क्या लिखा है, प्लस के बाद लिखा है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा है। समझ गए। तो 2x2 की मैट्रिक्स दी है तो आप डायरेक्ट आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का मतलब डायगोनल एंट्री का सम, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालने आता ही है जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा। अच्छा, अब ये 2 पावर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे अंक आपका दिया ही रहेगा, स्थिराचार्य विधि अपनाएंगे, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी, वही क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स का ही हम लेके चल लेते हैं। मान लिया हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 और 3 4, ठीक है। आपसे कहा जाए इसकी आइगन वैल्यू जरा बताइए, तो पहला काम क्या करिएगा, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि 2x2 का आप डायरेक्ट देख चुके हैं कैसे लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, 2x2 का है ना, 3x3 का तो है नहीं, तो 2x2 का है तो सीधे आपका क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 1 क्या हो जाएगा आपका 5 जोड़ने पर, और इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा, और प्लस क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा 4 1 जा 4 माइनस 6, तो कितना आएगा 4 माइनस 6 का वैल्यू हो जाएगा -2, ये आपका आएगा। तो आपका एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, है ना, एंड -2 एंड दिस इक्वल टू 0। आप सबको स्थिराचार्य विधि लगाने आती है तो स्थिराचार्य मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, और जो लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आप स्थिराचार्य मेथड सबको लगाने आता है, आई थिंक कोई दिक्कत है नहीं, तो सभी लोग आप इसको लगा सकते हैं। यह है स्थिराचार्य मेथड, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा √33 एंड बाई 2। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई 2, एक आया 5 प्लस √33/2 और एक आया 5 माइनस √33/2। तो इसकी दो आइगन वैल्यूज निकल करके आपके सामने आ गई। समझ गए बात। तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, आप इनकी आइगन वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो आपने ये समझा आइगन वैल्यू के बारे में। ऐसे मान लीजिए एक और एग्जांपल छोटा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 की है, ठीक है। मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया एंट्री, 5 लिख दिया, ए वाली एंट्री हमारी 0 हमने लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। और सपोज कर लिया हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, आपको इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, देखिए आप क्या करेंगे, पहले 1 में से लैम्डा को माइनस करेंगे, डायगोनल एंट्री में से ही करते हैं, 3x3 का है इसीलिए हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा पा रहे हैं। तो 1 में से लैम्डा को माइनस किया, 2 3 जो बिना डायगोनल की एंट्री है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, या 0 कर दिया, ये 4 माइनस लैम्डा हो गया, ठीक है। क्यों इसको किया, क्योंकि ये डायगोनल पे, डायगोनल वालों में से ही लैम्डा माइनस होगा। 5 यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये आपका 0 0 भी ऐसा सच रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। 2 में से लैम्डा माइनस होगा तो आप इसको लिख देंगे कितना 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। और ये ओवरऑल वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी। अब आप इसका डिटर्मिनेंट तोड़ना सबको आता है ना, आप क्या करिए इसके अराउंड एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। इसके पहले वाले कॉलम के अराउंड करेंगे तो आसान होगा, क्योंकि 2 बार 0 0 है, उसको मल्टीप्लाई करने पर पहले से मालूम चल जाएगा कि 0 आ जाएगा। तो इसके अराउंड करेंगे तो इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस लैम्डा,
और आपने मल्टीप्लाई किसका किया है, 2 माइनस लेमडा का, ठीक है यह, और फिर इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा फ़ायदे में हैं, नहीं तो अभी इसमें से माइनस आपको करना पड़ता है ना। यहाँ पे 0 हो जाने के कारण इसको नहीं लिखना पड़ा। एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी के 2 एंट्री क्या हैं आपके 0, इसके अराउंड नहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए ये -0 करने का मतलब कुछ है नहीं, 0 ही माइनस हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस लेमडा, और फिर क्या आ जाएगा 4 माइनस लेमडा, और आपका फिर क्या बनेगा, एक और आपका एक और हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, और ये सारी वैल्यू कितनी की बराबर हो जाएगी, ये सारी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आएगी। तो पहला वाला अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1 आएगा, इससे लेमडा इक्वल टू 4 आएगा, और इससे लेमडा इक्वल टू 2 आएगा। तो 3 आइगन वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, 1, 4 और 2, समझ गए। तो 3 क्रॉस 3 का था, इसीलिए कितनी आइगन वैल्यू आई, 3 आइगन वैल्यू, समझ गए ना कैसे आ रही है। अच्छा यहाँ तो बड़ा आसानी से फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जब इसको तोड़िएगा डिटर्मिनेंट को, तो हर बार तो यहाँ 0 0 नहीं ना मिल जाएगा, तो आपको लेमडा के पावर 3 में एक इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। जैसे आप 3 पावर का इक्वेशन बचपन में सॉल्व करते थे 12th में, वैसे ही सॉल्व करिएगा, आपको आंसर दिख जाएगा। हालांकि अभी हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बिना ये सब किए आप सीधे सीधे जो है 4 ऑप्शन देख करके आंसर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए वो ट्रिक क्या है, हम थोड़ा सा पहले उसकी हिंट को दे देते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आए तो आप उसको पहचान सकें। हमने यहाँ पर नोट करके लिखा है, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इस बात को खूब ध्यान से आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह ये रहा है कि जो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होती हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके जितने भी आइगन वैल्यू होते हैं। अब एक प्रश्न है कितने आइगन वैल्यू होते हैं, भाई मैट्रिक्स जितने क्रॉस जितने का होता है उतने होते हैं। तो जो सम होता है, किसका सम, किसका जोड़, जितने भी आइगन वैल्यू होते हैं किसके, किसी मैट्रिक्स के जितने आइगन वैल्यू होते हैं उन सबको जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आती है, मतलब मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन में भाई कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसकी आइगन वैल्यू दी रहेंगी कोई मैट्रिक्स का, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे सारे आइगन वैल्यू को, और जोड़ेंगे और देखेंगे अगर ट्रेस के बराबर आ गया तो मार देंगे वही वाला ऑप्शन सही। समझ गए मेरी बात, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो जो हम लोग निकालें इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाली मैट्रिक्स निकाली है ना, इसके देखिए 3 आइगन वैल्यू कौन कौन आए हैं, 1 4 2, तो जोड़िए कितना आएगा, 1 4 1 5 5 2 7, यही है ना, सबका सम कितना हुआ 7, और इसके ट्रेस को जोड़िए तो क्या हुआ 1 4 1 5 5 2 7, तो ट्रेस के बराबर आया। अच्छा इसको जरा चेक करते हैं, इसका वाला आइगन वैल्यू आया है, एक प्लस के साथ आया, एक माइनस के साथ आया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, 5/2 जुटेगा तो हो जाएगा 10/2, और 10/2 मतलब 5, यहाँ देखिए 4 1 5, ठीक है, ये भी ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप इस बात को वेरीफाई कर पाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सारे आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो इक्वल टू किसके होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस सभी लोग जानते हैं, डायगोनल एंट्री का सम, समझ गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूजफुल है, डायरेक्ट ऑप्शन देख करके आप टिक मार पाएंगे, इतना यूजफुल है। अच्छा इसके बाद देखिए ये और बढ़िया है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो 4 ऑप्शन दिया है और पता चल रहा है कि चारों ऑप्शन का आप जब आइगन वैल्यू जोड़ रहे हैं तो पता चल रहा है चारों का चारों ट्रेस के बराबर आ जाएगा। अब तो कंफ्यूज होंगे कि कौन सा आंसर मारे। सब तो सर तो बोले थे कि सारे आइगन वैल्यू को जोड़ना और जो ट्रेस के बराबर आ जाएगा वही आंसर मार देना। पता चला कि चारों ऑप्शन जोड़ने पर ही सबका सब जो है ट्रेस के बराबर हो गया, तो हुआ बहुत बड़ा जो है दिक्कत। अब यहाँ पर जब ये लोचा हुआ तो क्या करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमने एक और रिजल्ट लिखा है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, डरिएगा मत। हाँ क्या करिएगा, जितने आइगन वैल्यू होते हैं उन सब का प्रोडक्ट, मतलब उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर, है ना, जो मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यू होते हैं, भाई 4 ऑप्शन में आइगन वैल्यू ही तो लिखा रहेगा, जितने भी आइगन वैल्यू होते हैं उन सारे आइगन वैल्यू को, जो जैसे मान लो कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू होंगे ना, उन तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो क्या करना कि 4 ऑप्शन में जो सारे आइगन वैल्यू उनको गुणा कर लेना,
और गुणा करने पर, और डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालने तो सबको आता है इंटर से ही, अगर गुणा करने पर सारे के सारे आइगन वैल्यू का और डिटर्मिनेंट अलग से निकालना, दोनों अगर बराबर आ गया तो वही वाला ऑप्शन टिक मार देना। समझ गए? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला क्या कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है किसी मैट्रिक्स का वो इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट ऑफ सारे आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है अर्थात सारे आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं थ्योरी के बाद अब हम आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसी पर। तो हमने आप लोगों से कहा था कि एक्चुअली हम कोशिश करेंगे 5 ही मिनट में सारी थ्योरी पढ़ा दें, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों को समझाने में हमें इतना टाइम लगा, और हमें भी ये विश्वास है कि आप लोग अगर इसको समझ गए तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन सेट पर आते हैं। हमने कुछ PDF रखा हुआ है क्वेश्चंस का मैट्रिसेस पर, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जब भी हम PDF निकालते हैं, एक्चुअली हम करते क्या है कि अलग अलग किताबों में जहाँ MCQ दिया है वहाँ से हम कुछ पिक्चर ले लेते हैं, वहाँ से हमको PDF मिल जाता है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर आप ये कौन से बुक से लिए हैं, तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर बुक से लेते नहीं है, इसीलिए आप लोग बुक के पीछे ना पड़िए। हाँ, जिसको PDF चाहिए वो क्या कर सकता है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है, वहाँ पे मैं इस PDF को डाल देता हूँ, तो आप इस PDF को देख सकते हैं। और बाकी का जो PPT प्रेजेंटेशन है वो आपको नहीं मिल सकता है, वो आप अपने कॉपी पे पढ़ते पढ़ते नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत जितने देर में हम बोलते हैं उतने देर में आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम तेज़ी से बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के सामने आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग इतने बड़े हो गए हैं और हमें आपको डिटर्मिनेंट बताना पड़ेगा, तो हमें तो नहीं लगता है। आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी पर और खुद बताइए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग बता देंगे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स आर। एक मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होगा। अब तो आप लोग इससे घबरा नहीं रहे होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट का क्या मतलब है। भाई कैरेक्टरिस्टिक रूट कहे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहे, चाहे आइगन वैल्यू कहे, सब एक ही बात तो है। आपको करना क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे वो फार्मूला जो बताया था ना, लेमडा स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और प्लस क्या होता है डिटर्मिनेंट कितना होगा 10 और माइनस 4 6, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। वहाँ से लेमडा की 2 वैल्यू आएगी, वही इसमें से आंसर हो जाएगा। समझ गए, आसानी से कर लोगे, 2 आंसर लेमडा का आ ही जाएगा, तो सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 क्रॉस 2 का है। अच्छा, ये तो हुआ लेमडा का सॉल्व करना। अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट हमने क्या कहा था कि जो आइगन वैल्यू आती है उसको जोड़ने पर आंसर ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा पहले देख लो ट्रेस कितना है। ट्रेस मतलब 7, 5 और 2 यही डायगोनल एंट्री का सम ही ट्रेस होता है, तो कितना है 7 है। अच्छा, जब ट्रेस 7 है तो अब एक काम करो, इसमें से वही वाला आंसर सही होगा जिन दोनों को जोड़ने पर आंसर 7 आ रहा होगा। 1 6 7 यही वाला आंसर सही है। आप टिक मारिए सीधे। पहले देख लीजिए जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा पहले उसका ट्रेस देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 7 है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि इसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, तब जो है आप उसी को टिक मार दीजिए। देखिए इसको जोड़ने पर 5 आएगा, ये गलत है। इसको जोड़ने पर -7 आएगा, ये भी गलत है। इसको जोड़ने पर -5 आएगा, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप जो हमने मेथड बताया है, सीधे लेमडा स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़िए इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 पुट करके निकाल दीजिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर दी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, 2 मैट्रिक्स दिया ए और बी, कह रहा है कि कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। थोड़ा सा इसमें धुंधला टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से इसको देखेंगे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। आप चाहे तो ऑप्शन को नोट कर लीजिए, अगर नहीं साफ दिख रहा है तो ए बी के ऊपर डैश लगा है। डैश और ट्रांसपोज दोनों एक ही बात होता है, हमने कल के लेक्चर में बताया था, जो मैट्रिक्स का पहला लेक्चर था। ट्रांसपोज है, डैश या ट्रांसपोज अलग अलग किताब वाले लिखते हैं। तो कह रहा है कि ए बी का जो डैश है वो ए डैश इंटू बी डैश, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहा है कि ए प्लस बी का जो होल डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश है।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ए प्लस बी का जो होल इन्वर्स है वो ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। देखिए पहले ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज है। मतलब कह रहा है कि जब ये ट्रांसपोज नीचे उतरेगा तो पहले ए पर आएगा फिर बी पर आएगा। बिल्कुल गलत कह रहा है। जानते हैं ये जो ट्रांसपोज जब नीचे उतरता है ना तो ये रिवर्सल लॉ का पालन करता है। पहले जब उतरेगा तो पहले बी पर उतरेगा फिर ए पर उतरेगा। अर्थात ये जूता मोजा मॉडल का पालन करता है। जैसे हम लोग जब जूता मोजा पहनते हैं तो पहले जो है हम लोग क्या पहनते हैं, मोजा, फिर क्या पहनते हैं, जूता। उतारना होता तो उतारते किसको है, पहले जूता फिर मोजा। तो जब इसको उतारेंगे ना तो पहले बी पर उतरेगा तब ए पर उतरेगा। मतलब बी ट्रांसपोज रहेगा फिर ए ट्रांसपोज रहेगा, इसीलिए ऑप्शन गलत है। और वैसे ही ये वाला भी गलत है, क्योंकि इन्वर्स की भी यही खासियत होती है। जब इन्वर्स नीचे उतरता है तो पहले अंतिम वाले पर उतरता है तब शुरू वाले पर। तो आपका यहाँ पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होना चाहिए, इसीलिए भी ऑप्शन गलत है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप चार ऑप्शन में से किसको मारिएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। समझ गए। तो हम यहीं से और भी आपको पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। हालांकि हमको इसमें ढूंढना क्या है, कौन सा सही है इसको ढूंढना है। तो ये दोनों गलत मिल गए, दो ऑप्शन कट करिए। भाई बड़ा अच्छा होता है एमसीक्यू में, दो ऑप्शन अगर कट हो गए तो 50% या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तुक्का भी मारेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये बिल्कुल सही है। अगर दो मैट्रिक्स का सम है और ट्रांसपोज लगा है तो पहले का ट्रांसपोज दूसरे का ट्रांसपोज करके जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ये गलत कह रहा है। दो मैट्रिक्स का सम का जो इन्वर्स होता है तो इन्वर्स डायरेक्ट ए और बी पे नहीं आता है, जबकि ट्रांसपोज आ जाता है। यही ट्रांसपोज और इन्वर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है। ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि ए प्लस बी के ऊपर अगर ट्रांसपोज लगा है तो ए पर भी आएगा और प्लस बी पर भी आएगा, जबकि इन्वर्स जो होता है वो ए और बी पर सीधे सीधे लीनियरली नहीं आ पाता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बाकी ये ए सी और डी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो आप उसको कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा इंटरमीडिएट में भी बड़ा फेमस था कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसका आधा हिस्सा सिमेट्रिक होता है और आधा हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो आपका आंसर क्या होगा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप इसको लिख करके दिखा भी सकते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको आप दो हिस्सों में चाहें तो लिख करके दिखा भी सकते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो आप इसको ऐसे दो हिस्सों में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ऐसे देखिए ऐसे। इसको पहले ए बाई 2 लिख दीजिए और यहाँ पर ए ट्रांसपोज बाई 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, प्लस ए बाई 2 फिर लिखिए, है ना, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बाई 2 और ए बाई 2 मिल करके दोबारा ए आ जाएगा और ए वाला दोनों कट जाएगा। तो ए वाला हिस्सा जो है सिमेट्रिक पार्ट है और ए वाला हिस्सा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की जो हर मैट्रिसेस होती है उसको आप दो हिस्सों में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हिस्से में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डायगोनल एंट्री कैसा होगा। भाई अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एंट्री के बारे में आप कैसे चर्चा करेंगे। देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मान लिया कि ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने ऐसे लिखा है मैट्रिक्स, और सपोज कर लो कि ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आप सबको मालूम है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका जब ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालने पर आंसर जो है माइनस ए के बराबर आ जाता है। ठीक। अच्छा, जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो और कॉलम में बदल जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें ए जे आई हो जाएगा। ठीक है। और जबकि आपका ए में कैसा था इंडेक्स, आई जे था, इक्वल टू आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, माइनस ए आई जे। हालांकि आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा, हम आपको बस समझा रहे हैं कि ये कैसे होता है सारा जीरो।
अब देखिए ये आपको इक्वेशन मिला, चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था केवल डायगोनल एंट्री की बात, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में जब डायगोनल एंट्री लिखी होती है तो यहाँ A11 होता है, मतलब वहाँ पे I और J बराबर होता है, यहाँ पर A22 होता है डायगोनल पे, मतलब I और J यहाँ भी बराबर है। ऐसे यहाँ A33 होता है, यहाँ भी I और J बराबर है। तो डायगोनल की अगर कोई बात करेगा तो ऐसे सिचुएशन में I और J को क्या पुट करना पड़ेगा, सेम पुट करना पड़ेगा। तो आपका ये बन जाएगा AI और इक्वल टू इधर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस AI, ऐसा बनेगा ना। अच्छा, इसको अगर आप इधर ट्रांसफ़र करिए तो AI इधर आएगा तो प्लस के साथ आएगा, तो AI प्लस AI मिलके कितना हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा 2AI एंड I और इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, पहला नंबर 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, AI 0 होगा। तो आपको क्या रिजल्ट मिला, AI 0 हो गया। और AI 0 होने का मतलब समझ रहे हैं, A11 0 है, A22 0 है, A33 0 है, मतलब डायगोनल पे जितनी एंट्री है सब क्या हो गई 0। ये सब कब हुआ, जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। इसीलिए जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके जितने भी डायगोनल एंट्री होते हैं वो सब के सब क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं। तो कह रहा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, क्या होगा आपका आंसर 0। समझ गए बात, जितने भी डायगोनल एंट्री होती हैं किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो सब की सब कैसी होती हैं, 0 होती हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का क्या होगा। ध्यान से देखो भाई, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। आपका जो क्लासिकल पैटर्न है, जो बढ़िया वाला लिखित पैटर्न है, उसके लिए क्या करेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे। तो A माइनस लेमडा आई करोगे, B माइनस लेमडा आई करोगे और C माइनस लेमडा आई करोगे और इक्वल टू 0 कर दोगे। तो इधर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉल्व करोगे तो लेमडा में 3 पावर का इक्वेशन आएगा, और जब लेमडा की 3 वैल्यू आएगी वही आइगन वैल्यू आएगी। आप या तो ऐसे लगाओ, कलम कॉपी उठाओ, लगाना शुरू कर लो। दूसरा तरीका हमने ये बताया था कि यही ना आंसर है आइगन वैल्यू का 4 ऑप्शन में। हमने कहा था कि आइगन वैल्यू को जोड़ने पर जो आंसर आना चाहिए वो ट्रेस के बराबर आना चाहिए। तो पहला काम क्या करिएगा, मैट्रिक्स देखते ही आपके जो है दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, और तुरंत क्या करिएगा ना, पेन उठाइएगा और देखिएगा इन तीनों को जोड़ने पर, अर्थात डायगोनल एंट्री को जोड़ने पर जो वैल्यू आता है उसको ट्रेस कहते हैं। कितना वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू कितना आएगा, A प्लस B प्लस C वैल्यू आएगा। अब आंसर वही टिक मारिएगा जिसमें तीनों को जोड़ने पर A प्लस B प्लस C आए। इसको जोड़ने पर आएगा क्या, A प्लस B प्लस C, नहीं तो गलत हो गया। इसको जोड़ने पर आएगा क्या, ये भी गलत हो गया। इसको भी जोड़ने पर नहीं आएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो आप लेमडा से लगाएंगे तो लंबा चौड़ा पाएंगे, जबकि यहाँ से आप सीधे टिक मार देंगे कि यही 3 आइगन वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर जो है ट्रेस के बराबर आ रहा है। समझ गए बात। तो आप ऑप्शन देख करके आसानी से टिक मार सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग इसको व्यू करिए, और जो लोग आपके परिचय के हैं उनको भी जो है आप लोग इसको शेयर करिए। कोशिश करिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आप लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर हमको जो है इसके बाद का कोई वीडियो नहीं मिला। तो आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न यह है कि 2A प्लस 3B की वैल्यू दिया है और A प्लस 2B की वैल्यू दिया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बचपन में अर्थात इंटरमीडिएट में बहुत सॉल्व किए होंगे। तो कह रहा है B की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे B की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो दोनों साइड में मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2A बन जाएगा 4B, और 2 से इधर करोगे मल्टीप्लाई तो मैट्रिक्स के हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई होगा। समझ गए। अच्छा, जब ये 2A बन जाएगा तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से इसको कर दो माइनस, या इस 2 में से इस वाले को कर दो माइनस, तो उस समय 4B बना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4B में से 3B या कितना आएगा B, तो B की वैल्यू आ गई। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आया रहेगा उसमें से इसको माइनस कर दोगे, आंसर तुम्हें दिख जाएगा। तो आसानी से आप आंसर निकाल देंगे, हमें नहीं लगता है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि ये मैट्रिक्स लिखने के बाद इसको इस ढंग से इसे तोड़ दिया है, और कह रहा बताओ हमें K की वैल्यू क्या होगी। भाई हम आपको बताए हैं ना, इस टाइप का कब दिखता है कोई मामला, देखो बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे लेमडा स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू लेमडा और प्लस कांस्टेंट, ऐसे दिख रहा ना। इसको भी इधर ही इकट्ठा कर लेना, अभी आसानी से हो जाएगा इकट्ठा, और फिर जब तुलना करेंगे तो आपका आंसर बनेगा। हालांकि इसको हम लोग अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा सॉल्व होगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन आप चाहेंगे
तो यहाँ से क्या करिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, लैम्डा स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो 1 प्लस के होगा। भाई आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। ये देख लीजिए, यही आपका फार्मूला था, ये जो फार्मूला हमने आपको बताया था यही है फार्मूला, लैम्डा स्क्वायर A11 प्लस A12 इंटू लैम्डा, और ये वाला फार्मूला, इसी में पुट करना है वैल्यू। इसी में जब पुट करेंगे तो बिल्कुल उसी के जैसे दिखने लगेगा, ठीक है। हालांकि हम अगले लेक्चर पे इस बात को फिर से हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो आप जब इसको पुट करोगे तो लैम्डा स्क्वायर और इंटू 1 प्लस के इंटू लैम्डा होगा, और प्लस डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट मतलब के और प्लस 6, ये डिटर्मिनेंट होगा। इसके बाद इसी से उसका कंपैरिजन करोगे तो के की वैल्यू साफ साफ आपको दिख जाएगी। आप करिएगा, आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कल वाले लेक्चर में हम फिर डिस्कस कर देंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, कह रहा है इसका एक आइगन वैल्यू 3 है, तो सम ऑफ दी अदर 2 आइगन वैल्यू कितनी होगी। एक आइगन वैल्यू क्या कह रहा है, एक आइगन वैल्यू 3 है। अच्छा, ये बताओ मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की, तो कुल कितनी आइगन वैल्यू होनी चाहिए थी, 3 आइगन वैल्यू होनी चाहिए थी ना, और एक दे दिया है, एक आइगन वैल्यू कितना दे दिया है 3, इसकी वैल्यू 3 दे दिया है, तो बाकी की 2 आइगन वैल्यू पूछ रहा है। पहले एक बात समझो, अब ऑप्शन में 2 आइगन वैल्यू दिया ही होगा 4 ऑप्शन में कि अदर 2 आइगन वैल्यू क्या है जब पूछ रहा है, तो पहले देख लो कि तीनों आइगन वैल्यू का सम कितना होना चाहिए। ये ट्रेस है, ट्रेस कितना है p+1, एक 3 दे ही दिया है, अब बाकी जो 2 दिया है उसको इसी में जोड़ने पर आंसर p+1 आना चाहिए, वही वाला आंसर सही होगा ऑप्शन में। तो चलो ढूंढा जाए कौन है ऑप्शन में। अच्छा, ये देखिए एक आइगन वैल्यू 3 है, अच्छा 3 को इसमें जोड़ो तो p-2 + 3, p+1 आ गया, मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि इस यहाँ पे जो ट्रेस है वो p+1 है। तो एक आइगन वैल्यू 3 दिया था और बाकी की 2 आइगन वैल्यू ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो बाकी की 2 आइगन वैल्यू क्या करना है, आपस में ढूंढना है। तो कह रहा है कि सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू, जो नीचे ऑप्शन में दिया है बाकी के जो 2 आइगन वैल्यू हैं उनका सम दिया हुआ है, तो भाई 2 जोड़ा ही है ऑलरेडी, उन दोनों को आपस में जोड़ा ही है, उसी में 3 को भी जोड़ देने पर आपका आंसर कितने के बराबर आ जाना चाहिए, 1 + p के। तो आपने देखा क्या कि पहले ही ऑप्शन में आपने 3 को जोड़ा और 1 + p आ गया, आप लकी रहे, यही आंसर हो गया। ये आंसर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 3 को जोड़ेंगे तो p+2 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, समझ गए। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। सबको समझ में आ गया है मामला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या होगा। देखिए जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक होता है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा सिमेट्रिक हो जाता है। आप कहीं हो सके तो इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जहाँ भी आंसर सिमेट्रिक है उसी को आप टिक मार दीजिए, तो आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि ए और बी अगर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं आप द सेम आर्डर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, पहले ए का करिए मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका -ab होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका -ab होगा, फिर आपका bA होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा आपका -b स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब आप इसको कंबाइन तो नहीं ना कर सकते हैं, तो आपका इस तरह से ये जो वैल्यू एक बार bA आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है -ab आ रहा है, तो -ab और bA आप देख लीजिए किस में है, जिसमें भी है उसी को आप क्या मार दीजिए, उसी को आप सही मार दीजिए। तो हमको लगता है यही वाला ऑप्शन होगा। एक बार अलग से आप मल्टीप्लाई करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई करते समय पहले ए का करिएगा इस पूरे में, तो आएगा a स्क्वायर -ab, जैसे a स्क्वायर -ab यहाँ मिल गया, फिर b का करिएगा तो आएगा bA और -b स्क्वायर, तो bA -b स्क्वायर। देखिए प्लस के साथ एक कम्यूट करता है, लेकिन आप bA को ab के बराबर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये कट जाता, क्योंकि 2 मैट्रिसेस आपस में कम्यूट नहीं करती हैं, मतलब ab और bA बराबर होना जरूरी नहीं होता, अदरवाइज ये कट जाता, समझ के, इसीलिए कट मत करिएगा। क्योंकि कई बार एग्जाम में आप इसको तोड़ेंगे या कोई सोचेगा a + b और a - b का फार्मूला लगा किसी को मार दो सही, तो गलत हो जाएगा, आप इसको मारिएगा क्योंकि ये पार्ट कटेगा नहीं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इस दिए गए मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। हम आपको बता दें कि रैंक कैसे निकाली जाती है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, मतलब जीरो के सिवाय आ गया,
तो जितने क्रॉस जितने का है उतना ही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ गए बात। और अगर 0 आ गया तब क्या करेंगे, पहले ज़रा इसका डिटर्मिनेंट आप कहीं निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, उस तरह से आप इसको जो है क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। आपके पास जैसे वैल्यू है 1 2 3 2 4 7, 1 2 3 और क्या है 2 4 7, इस तरह की वैल्यू है। तो हम लोग जो है इसको कैलकुलेट जरा करके देखते हैं कितना बनेगा। इसका कहीं पे हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, है ना। 1 2 3 2 4 7 और तीसरा रो आपका क्या था, इसको जरा देख लिया जाए। आपका तीसरा रो क्या था, 3 6 10। तीसरा रो आपका है 3 6 10, ठीक है। तो तीसरा रो भी लिख देते हैं 3 6 10, 3 6 10। इसी का आपको क्या बताना है, रैंक। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करो तो कितना आएगा डिटर्मिनेंट। पहले 1 के अबाउट कर देते हैं, इसको छोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40 और माइनस हो जाएगा 42, ठीक। अच्छा, इसके बाद हो जाएगा ये -2 और जब -2 के एलान करेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो जाएगा 20 - 21, 20 - 21, ठीक है। अच्छा, और प्लस क्या हो जाएगा 3। अच्छा, इसके एलान कर दीजिए, सबको डिटर्मिनेंट आता है तो ये हो जाएगा 12 - 12 मतलब 0 हो जाएगा, 12 - 12। ओवरऑल जरा देखो कितना आंसर आया, 40 में से 42 जाए होगा आपका -2 और ये आपका बचेगा 20 में से 21 जाए तो हो जाएगा कितना -1 और ये हो जाएगा +2 और ये वाली वैल्यू तो आपकी कितनी है, 0 आ गई है। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर वैल्यू 0 आ गया तो इस बात की गारंटी हो गई कि अब इसका रैंक जो है जितने क्रॉस जितने का उतना नहीं हो सकता। मतलब जैसे इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का है तो इसका रैंक 3 कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 के सिवाय कुछ आ गया होता वैल्यू तो सीधे आंसर में रैंक 3 हो जाता। अब अगर रैंक 3 नहीं हुआ तो पक्का 3 से छोटा होगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए बात। जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होती है रैंक उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो 3 रैंक हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला। जब भी एग्जाम में दिया रहेगा कोई मैट्रिक्स आप डिटर्मिनेंट निकालना और अगर वैल्यू 0 नहीं आया मतलब 0 के सिवाय कुछ आ गया तो सीधे जितने क्रॉस जितने का रहेगा उतना रैंक मार दीजिएगा। अच्छा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो, और अगर मान लो कि 0 आ गया तो पक्का अब इसका रैंक 3 नहीं होगा, उससे छोटा होगा। फिर कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो। अब इसके अंदर ढूंढेंगे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। जैसे देखो एक छोटी सी ये सब मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना आएगा, 4 में से 4 जा 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जा रहा है। ऐसा अगर मिल जाएगा ना कि कोई 2 क्रॉस 2 का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ गया तो आंसर 2 हम लोग मार देंगे। अच्छा, अब देखो और कोई सब मैट्रिक्स ले लो, इसको ले लो, इसको 2 4 और 3 7 को कितना आएगा, 14 और 4 3 12, आंसर 2 आएगा ना इसका डिटर्मिनेंट छोटे वाले का। तो आपको एक नॉन 0 मिल गया ना 2 क्रॉस 2 का। तो अगर आपको एक भी ऐसा मिल गया इसके अंदर 2 क्रॉस 2 का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है ना, ऐसे देखो इसको भी हम बना सकते थे। इसका भी आपका आता 12 और 4 3 12 0 हो जाता, एक ये बढ़िया नहीं था। तो यहाँ से आपको मिला जो 2 मिल गया। देखिए यहाँ पे 14 हुआ, 14 में से 12 जा 2, मतलब ये नॉन 0 वैल्यू दे दिया ना। तो अगर एक भी सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो जाए तो पक्का है जितने क्रॉस जितने का सब मैट्रिक्स है उतना ही उसका रैंक हो जाएगा। तो 2 रैंक हो जाएगा इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें क्या आंसर मिला, इसका रैंक जो है वो 2 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस 3 क्रॉस 3 ऑफ रियल मैट्रिसेस इज। हमने कहा था जब भी यहाँ पर मैट्रिसेस की बात करें और वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछे और जितने क्रॉस जितने का रहे इसी में मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो 9 आंसर हो जाएगा, सीधे 9 आप टिक मारिए। आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज। कह रहा है कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है। देखो इस बात को याद कर लो, कहीं नोट भी कर लो कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आप कहीं नोट कर लीजिए कि जो आइगन वैल्यू होती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो कभी इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता है, अर्थात हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा।
इसमें देखिए कह रहा है कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स का वो क्या होगा। हम आपको बताएं 3x3 की मैट्रिक्स दिख रही है ना, 3x3 की, आप इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस लेमडा करके, माइनस लेमडा करके, माइनस लेमडा करके, और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। लेमडा पावर 3 में एक इक्वेशन मिलेगा, 3 रूट आएगा, और जो रूट 3 आएगा वही इसकी आइगन वैल्यू होगी। और उन तीनों रूट में देख लेना जो सबसे बड़ा वाला रूट होगा वही जो है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा, उसी को आप टिक मार दीजिएगा। अब हम आपको थोड़ा एक और ट्रिक बताते हैं, थोड़ा खूब ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं कोई ऐसी मैट्रिक्स दी हो कि जिसके डायगोनल की सारी एंट्री 0 हो या डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री 0 हो, आप ये जानते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला क्या है, 0 है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो जो डायगोनल पे एंट्री होता है ना, यही सीधे आइगन वैल्यू होता है। मतलब नीचे की अगर सारी एंट्री 0 हो या ऊपर की सारी एंट्री कभी किसी मैट्रिक्स में 0 हो, तो जो डायगोनल पे लिखा हुआ एंट्री है बिना सॉल्व किए सीधे टिक मारिएगा। इसके 3 आइगन वैल्यू होंगे, 2, 5 और 4। हमेशा मत मारने लगिएगा, तभी मारिएगा जब नीचे की सारी वैल्यू 0 हो या ऊपर की सारी वैल्यू 0 हो। समझ गए बात? तो इसके 3 आइगन वैल्यू सीधे हो जाएंगे, 2, 5 और 4। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में सीधे कहता है इसकी आइगन वैल्यू बताओ तो सीधे आप 2, 5, 4 मार देते। लेकिन क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो बताओ इन तीनों में बड़ा कौन है, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो आप इसमें क्या करिए, 5 पर आंसर मारिए। ठीक है, इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम एक और लेक्चर बनाएंगे, उसमें बनाएंगे। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा आपको थ्योरी पहले बताएंगे 10 मिनट, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल, और अभी इससे भी रिलेटेड थोड़ा और न्यूमेरिकल। तो कल का जो लेक्चर होगा वो आपके पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अंतिम लेक्चर होगा। हमने जितना लेक्चर दिया है आप अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, और अगर आप ढंग से कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अलजेब्रा का सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे।